Hi guys, this is मुस्कान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ। अगर आप इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मुद्दों के बारे में लीगल में चर्चा सुनी ही होगी। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक लॉ एंट्रेंस के स्टूडेंट हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में हर एंट्रेंस में इस पे सवाल आता ही है। और अगर आप लॉ कॉलेज में जा चुके हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एज अ लॉयर यू आर सपोज टू नो अबाउट दिस। मैम, आज का वीडियो स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। इस सेशन के बाद आपको समरीली ये पता होगा कि हर केस किस बारे में बात करता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पहले पढ़ा है पर आपका एक बार वापस रिकॉल हो जाएगा, एंड आपको ये क्लियर होगा कि हर केस किस मुद्दे से आया था, हर केस में कोर्ट ने क्या मुद्दा स्टैब्लिश करा था, ताकि नेक्स्ट टाइम वेन एवर दैट मुद्दा कम्स इनटू पिक्चर यू नो विच केस टू रिलेट टू। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में, जिसमें पहला है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में क्या हुआ था? ये जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था स्मोक बॉल, राइट। इस स्मोक बॉल प्रोडक्ट का दावा था, कंपनी ने एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में एडवर्टीज करते हुए ये बोला था कि हमारा दावा है एनी बडी हु यूजेस आवर प्रोडक्ट स्मोक बॉल will not catch influenza, and that was the challenge. And if you do that, we will give you certain reward. The amount of reward was of course given in the advertisement, right? It was an advertisement. Carlyle was a lady who took this smoke ball, है ना, and she started using it. बट उसको यूज करने के बाद शी कॉट इन्फ्लुएंजा हो गया। सो शी मेड एन एप्लीकेशन टू द कंपनी कि भाई आपने दावा किया था कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और होगा तो आप रिवॉर्ड दोगे, तो मैंने आपका प्रोडक्ट यूज करा, मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, अब आप मुझे रिवॉर्ड दो। बट टू द सरप्राइज कंपनी डिनाइड इट, कंपनी ने करने से मना कर दिया। तो कार्लिल ने केस फाइल करा एंड केस बना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और कोर्ट के पास मुद्दा चला गया। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का कहना था कि भाई हमने तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट करा था, है ना, हमने सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट करा था, ये ऑफर कहां से हो गया? पर कोर्ट ने कंक्लूड करके बोला कि भाई इसी तरीके के ऑफर को हम लोग जनरल ऑफर कहते हैं। मैम, जनरल ऑफर का मतलब एन ऑफर दैट इज ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी में कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड, पर जनरल ऑफर के केस में आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करनी है। इवन इफ यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस द ऑफर इज सपोज टू बी एक्सेप्टेड, पर ये सिर्फ जनरल ऑफर का सिनेरियो। मतलब अगर मैंने एक एडवर्टीजमेंट करा इस तरीके का, इट्स अ जनरल ऑफर, एंड एनीबडी हु स्टार्ट्स यूजिंग दैट प्रोडक्ट हैज जस्ट एक्सेप्टेड द ऑफर, उसको आके आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कंक्लूड करा कि जनरल ऑफर के केस में वन, अगर कंपनी ऐसा कुछ कर रही है इट कम्स अंडर जनरल ऑफर। सेकंड, जनरल ऑफर के केस में आपको आके एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं है कि स्मोक बॉल कंपनी मैं आपका प्रोडक्ट यूज कर रही हूं, नहीं। इवन इफ यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट इट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट है और कंपनी को आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो दिस वाज द केस जहां पे ये क्लियर हो गया था कि जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। एनीबडी हु एक्सेप्ट्स द ऑफर इंप्लीमेंट्स दैट, इन दैट केस उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, ठीक है, एंड देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आते हैं बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का मुद्दा था एक्चुअली। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल, है ना, एंड नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अग्रीमेंट जो है ना बेटा वो दो तरीके का बनता है, सोशल अग्रीमेंट और लीगल अग्रीमेंट, ठीक है, जहां पे पार्टीज के इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू विल यू बाय माय फोन, यू सेड यस आई विल बाय योर फोन फॉर 1 लाख, देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल अग्रीमेंट, ठीक है, लीगल रिलेशनशिप। पर डोमेस्टिक अग्रीमेंट जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में अग्रीमेंट हो गया, मैं तुझे आज वॉक कराने लेके जाऊंगा, दोस्तों के बीच में अग्रीमेंट हो गया मैं आज तुझे डिनर कराने लेके जाऊंगा, ये सारे डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल अग्रीमेंट होते हैं, जो जहां पे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पर ये प्रूफ कहां से हुआ था? बैल्फर वर्सेस बैल्फर में। सो बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस में हस्बैंड एंड वाइफ दे वर ऑफ कोर्स लिविंग टुगेदर, हस्बैंड हैड टू लीव समवेयर एंड वाइफ कुडंट गो बिकॉज वाइफ बीमार पड़ गई थी। तो हस्बैंड प्रॉमिस कि यू स्टे, मैं आपको मंथली फलाना फलाना रिवॉर्ड भेजता रहूंगा। अगेन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैं रिवॉर्ड आपको कुछ अमाउंट तो भेजता रहूंगा।
कुछ दिनों तक हस्बैंड ने वो अमाउंट भेजा। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड ने वो अमाउंट भेजना बंद कर दिया। वाइफ ने हस्बैंड से वो अमाउंट मांगा। हस्बैंड ने बोला भाई देयर वाज नो एज सच कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे देना ही पड़ेगा। सो शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड दैट दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इट वाज हेल्ड कि भाई हस्बैंड ने जब वाइफ को वादा किया था, एज अ वाइफ किया था, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम शादियों में तो हस्बैंड जब वाइफ को मेंटेनेंस का वादा करते हो देना पड़ेगा ना। बेटा ये मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही, ये बोल रही है नॉर्मल टेंडेंसी में हस्बैंड ने आके अपनी वाइफ को बोला कि यार बेबी डूड कल से मैं तुझे 5,000 रुपए तेरे अकाउंट में सबमिट कर दिया करूंगा, ठीक। यहां पर कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। सो बैल्फर वर्सेस बैल्फर में इट वाज कंक्लूडेड कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हेंस इट्स अ सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट वाज द क्लासिक केस ऑफ बैल्फर वर्सेस बैल्फर। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस में पूरे केस का ऑब्जेक्टिव एंड मुद्दा वाज ये बताना कि ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव द एक्सेप्टेंस। इस सिलसिले में क्या हुआ था, गौरी दत्त के नेफ्यू गायब हो गए थे एंड लालमन शुक्ला वेंट टू फाइंड द नेफ्यू, ठीक है। मीन वाइल वेन ही फाइंड वेंट टू फाइंड द नेफ्यू, गौरी दत्त ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, whosoever finds my nephew will get a particular reward। ये एक सिंपल सा एक रिवॉर्ड निकाला गया, ठीक है। लालमन शुक्ला had no idea about this reward। he found the nephew, he came back and nephew was handed over to Gauridas। while he was leaving he got to know about the offer। मतलब nephew को देने के बाद, nephew को देने के बाद उनको ये ऑफर पता चला कि there was a reward। so he went back and he asked कि भाई मुझे रिवॉर्ड दो। तो गौरी दत्त ने बोला कि रिवॉर्ड तो तुम्हें पता ही नहीं था ना, जब तुम नेफ्यू को लेकर आए तब क्या तुम्हें इस रिवॉर्ड के बारे में पता था? नहीं, तो फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड क्यों दूंगा? और ये मामला चला गया कोर्ट के पास, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने यहां पर कंक्लूड करा कि देखो अगर ही मस्ट हैव नोन अबाउट द रिवॉर्ड, अगर उनको रिवॉर्ड के बारे में पता होता, वो जाता ढूंढ के लाता तो आपको रिवॉर्ड देना पड़ता, बट ही हैड नो नॉलेज अबाउट द रिवॉर्ड। वो जब नेफ्यू को लेके आ गया, वापस गया, तब ही गॉट टू नो कि अरे बाप रे यहाँ तो कोई रिवॉर्ड था। तो जब ऑफर कम्युनिकेटेड ही नहीं था तो एक्सेप्टेंस किस बात का दे रहे हो, है ना। और एक्सेप्टेंस पहले जाता नहीं, ऑलवेज ऑफर एंड देन एक्सेप्टेंस। सो व्हेन यू डिडंट नो अबाउट द ऑफर, हाउ कैन देयर बी एन एक्सेप्टेंस, राइट? एंड ऑफर हैज टू बी communicated। that was concluded from this particular case, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब ये तीन केस फिर भी काफी हद तक लोगों को आते हैं, ठीक है, पर बाकी के दो केस बहुत बार लोग भूल जाते हैं, एंड दैट इज हार्वे वर्सेस फेसी। ये केस बहुत बड़ा है, पर आज क्योंकि अपन लोग थोड़ा सा समरी में 5 इंपॉर्टेंट केसेस और उनके मुद्दे जान रहे हैं तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। बेसिकली इस केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से बम्पर बॉल पेन का प्राइस पूछा था कि आई एम विलिंग टू बाय, विल यू सेल इट टू मी, एंड सेकेंड कैन यू गिव मी द कोटेशन ऑफ द पेन, ठीक है। देयर वर टू क्वेश्चंस। डिफेंडेंट डिड नॉट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वाज विल यू सेल मी द बम्पर बॉल पेन, ठीक है, उसका उन्होंने आंसर नहीं करा। सेकंड का ही आंसर की द कोटेशन ऑफ द पेन इज फलाना फलाना, ठीक है। सो ही जस्ट आंसर की पेन इतने का है। सो ये जो प्लेंटिफ था, जो जिन्होंने पेन का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे थे, ही डायरेक्टली सेंड द मनी एंड ही सेड कि देयर इज एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो हो ही गया था ना, तो अब मैंने पैसा दे दिया, पर सामने वाले ने पेन नहीं भेजा। उसने बोला भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मैं क्यों भेजूं? उसने बोला कि अरे भाई जब मैंने आपसे कोटेशन मांगा था, आपने कोटेशन दिया, इट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और यही लड़ाई झगड़ा में मुद्दा गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने बोला कि आपने दो सवाल पूछे थे, क्या पेन बेचोगे, दैट वाज द ऑफर, डिड ही एक्सेप्ट इट, नो, इज देयर एन implied acceptance, नहीं, he has just given a quotation of the price, because your second question was can you send me a quote, so I've sent the quote। just because I'm saying कि मैं अपना फोन बेचना चाहती हूँ, that does not mean I'm making an offer to you, I am just making an intention कि मेरा फोन बेचने का मन है। अगर मैं बोलूं कि मैं ये फोन ₹1,00,000 में बेचूंगी, तब भी इसका मतलब ये नहीं that I am making you an offer, because I am just quoting the price, I am just giving an intention। तो हार्वी वर्सेस फेसी इज दैट लेजेंडरी केस जहां पर यह कंक्लूड किया गया था कि कोटेशन ऑफ प्राइस या मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन डज नॉट अमाउंट टू मेकिंग एन ऑफर और एक्सेप्टेंस। वो ऑफर नहीं होता है, ठीक है, दैट इज नॉट एन ऑफर। ऑफर तभी होता है व्हेन देयर इज अ विलिंगनेस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू गिव एक्सेप्टेंस, तभी ऑफर माना जाता है। एंड लास्ट आता है हमारा बोल्टन वर्सेस जोन्स, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। ये एक्चुअली यहाँ पे तीन पार्टी है, दो पार्टी नहीं है। एक और पार्टी है जिसका नाम था ब्रोकलहर्स्ट, ठीक है, एक और पार्टी है जिसका नाम था
Brocklehurst, right? So Bolton basically acquired the business of Brocklehurst. Bolton ने Brocklehurst का business acquire करा. Jones happened to be a previous customer of Brocklehurst. इसकी कुछ उधारी थी Brocklehurst से, so he made an order with Brocklehurst expecting कि भाई Brocklehurst मुझे सामान डिलीवर करेगा, पुराना मेरा जो हिसाब किताब है मैं सेटल कर लूंगा. ये करके उसने Brocklehurst के पास ऑर्डर लगाया. उसको नहीं पता था कि Brocklehurst has been acquired by Bolton. ठीक है. अब Bolton delivered the goods. Bolton accepted it and delivered the goods, but Jones refused to pay. क्योंकि उसने तो ऑर्डर लगाया था अपना पुराना प्राइस सेटल करने के लिए. ठीक है. अब इनका आपस में झगड़ा हो गया कि भाई सामान ऑर्डर किया तो पैसे तो देना पड़ेगा. जोन्स ने बोला भाई मैंने तो ब्रोकलहर्स्ट से ऑर्डर किया था, तुमने क्यों डिलीवर करा? और ये मुद्दा चला गया कोर्ट के पास. ठीक है. अब मुद्दा ये है, जोन्स कह रहा है कि मैंने ब्रोकलहर्स्ट के पास ऑर्डर लगाया था, तुमने एक्सेप्ट क्यों करा? बोल्टन कह रहा है कि भाई मैंने एक्वायर करा, मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं, तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा. तो कोर्ट ने बोला कि जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई और नहीं. ओनली द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड कैन गिव द एक्सेप्टेंस. ऑफर ब्रोकल हर्स्ट को दिया गया था. ऑफर जब ब्रोकल हर्स्ट को दिया गया था तो एक्सेप्टेंस भी कौन देता? ब्रोकल हर्स्ट. बोल्टन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रोकल हर्स्ट एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है. अब यहाँ पर बहुत सारे ifs and buts आते हैं, मैम बट ही acquired the business no etc etc. Still the offer was clearly to Brocklehurst not to Bolton, and this is a case of specific offer. general offer नहीं है कि कोई भी acceptance दे. specific offer में जिसको offer दिया है वही acceptance दे सकता है. क्योंकि offer Brocklehurst को दिया था, acceptance वही दे सकता था, इसलिए जोन्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है बोल्टन को पैसा देने की, क्योंकि बोल्टन should have not given the acceptance. These are the 5 केसेस, 5 प्रिंसिपल्स, 5 ऐसे केसेस जहां पर 5 कानून सेट करे गए थे. आई होप यू वर एबल टू रिकॉल ऑल द केसेस, है ना. एंड एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा केस किस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए इंपॉर्टेंट है. यस, आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो with your law students, with your colleagues, with your peers, and make sure you subscribe the channel ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो जाए. एंट्रेंस है या लॉ कॉलेज में, make sure that you subscribe the channel and you stay tuned because we will see you guys in another video very soon. Thank you so much. Bye bye. Tada. Take care.